अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक ठंडी ठार सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक हंगामा मेरा मुंतज़िर था। मौजा झोंक ज़मीन से चंद अफराद मुझसे मिलने आए थे। मैंने इन्हें फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। वो माह फरवरी के इख्तितामी अय्याम थे, मगर इस साल मौसम सरमा के तेवर खासे खौफनाक दिखाई देते थे। अभी तक फिज़ा धुंध की लपेट में थी। सुबह के इब्तिदाई हिस्से में हत्ता कि दोपहर तक सूरज की सूरत दिखाई नहीं देती थी। मुझे इसीलिए सख्त हैरत का एहसास हुआ था कि इतनी सुबह वो लोग मुझसे मिलने क्यों चले आए थे। एक बात तो तय थी कि वो खैरियत की कोई खबर नहीं लाए होंगे। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल ने मज़कूरा अफराद को मेरे सामने हाजिर कर दिया। वो कुल 3 अफराद थे और तीनों ही के चेहरों पर गहरी परेशानी नज़र आती थी। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सवालिया नज़र से बारी बारी इनकी सूरतों का जायज़ा लेने के बाद इस्तफसार किया। हाँ भाई, क्या मामला है? मामला बड़ा ख़तरनाक है जी, इनमें से एक ने गहरी संजीदगी से बताया। इसीलिए सुबह सुबह हम झोंक ज़मीन से चलकर आपके पास पहुँचे हैं। खतरनाकी तो तुम तीनों के चेहरों ही से झलक रही है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। अब ज़रा जल्दी से बताओ, इस खतरनाक मामले की तफसील क्या है? अल्लादिता ने नहर में से एक लाश पकड़ी है। वो अपने एक साथी की तरफ अजीब से अंदाज में इशारा करते हुए बोला। लाश पकड़ी है? इसके ये अल्फाज, लाश पकड़ी है के अल्फाज उसने ऐसे अदा किए थे जैसे कोई मछली पकड़ने का जिक्र कर रहा हो। मैं इस शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गया जिधर इशारा करके उसने लाश पकड़ने की बात की थी। तो तुम अल्लादिता हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी हाँ, उसने मिस्किन सी सूरत बनाकर जवाब दिया। अल्लादिता, तुमने लाशें पकड़ने का काम कब से शुरू कर दिया है? मैंने पूछा। इससे पहले कि अल्लादिता कोई जवाब देता, पहले वाला शख्स बोल उठा। थानेदार साहब, अल्लादिता हमारे गांव का बहुत मशहूर मछेरा है। ये रोज़ाना सुबह नहर पर जाकर मछलियां पकड़ता है, और मगर आज सुबह मछली के अलावा एक इंसानी लाश भी इसके जाल में फंस गई है। एक खूबसूरत और पुरकशिश औरत की लाश। ये एक सनसनीखेज इंकिशाफ था। मैंने इससे ज़्यादा बोलने वाले शख्स से पूछा, तुम कौन हो और क्या तुम्हारा ताल्लुक भी झोंक ज़मीन ही से है? जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाते हुए बताया। जनाब, मेरा नाम वहीद है। मैं चौधरी फरमान अली का ख़ास बंदा हूँ और उन्हीं के हुक्म पर इस वाक़े की इत्तला देना आपके पास आया हूँ। फिर उसने अल्लादिता के साथ बैठे हुए तीसरे शख्स की तरफ इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया। ये रज़ाक है। ये बंदा भी झोंक ज़मीन ही में रहता है। जब अल्लादिता ने औरत की लाश देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया तो करीबी खेत से सबसे पहले रज़ाक ही दौड़ता हुआ नहर के किनारे पहुँचा था। इन तीनों में फ़िलहाल मछेरा अल्लादिता मुझे सबसे ज़्यादा अहम नज़र आया और मैंने इसी को अपने तेज़ और तुंद सवालात की बाढ़ पर रख लिया। हाँ अल्लादिता, इस औरत की लाश कब और कितने बजे तुम्हारे जाल में फंसी? थानेदार साहब, वो लजाजत आमेज़ अंदाज में बोला। कब और कितने बजे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता मैं आज सुबह जब नहर पर पहुंचा तो वो लाश पहले से जाल में लगी हुई थी। जाल में लगी हुई थी? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल पहले से नहर में डाल रखा था? जी सरकार, उसने सर को असबाती जुम्बिश थी। आप जानते हैं कि सर्दी के मौसम में नहरों और दरियाओं में पानी बहुत कम रह जाता है। यही हाल हमारी नहर का भी है। नहर के दरमियानी हिस्से में पानी बह रहा है। मैं नहर के पुल के करीब रात को ही जाल डालकर घर चला जाता हूँ और सुबह जाकर समेटता हूँ तो अल्लाह मेरी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर देता है। मैं मछलियों को फ़रोख्त करके अपने और अपने घर वालों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें ख़रीद लेता हूँ। मगर आज सुबह उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक झुरझुरी ली और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैंने जब अपना जाल खींचा तो इसमें मछलियों के अलावा एक हसीन औरत की लाश भी फंसी हुई थी। लाश को देखकर तो मेरे हाथों के सारे तोते उड़ गए और मैंने बेसाख्ता लाश लाश चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी पुकार पर सबसे पहले रज़ाक नहर के किनारे पहुंचा। फिर थोड़ी देर में वहां दर्जन भर अफराद जमा हो गए। मैंने लोगों के कहने पर जाल को खींचकर इस औरत की लाश को नहर के किनारे तक पहुंचा दिया। वो इस वक्त भी जाल में लिपटी हुई उधर ही पड़ी है। अल्लादिता खामोश हुआ तो मेरे कुछ कहने से पहले ही चौधरी फरमान अली का खास बंदा वहीद बोल उठा।
थानेदार साहब, जल्द ही इस वाक़ये की खबर पूरे झोंक ज़मीन में फैल गई। जब चौधरी साहब को पता चला तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया ताकि आप झोंक ज़मीन आकर मौके की ज़रूरी कार्रवाई कर सकें। मैंने गंभीर लहजे में दरियाफ्त किया। आप लोग झोंक ज़मीन से कैसे यहाँ पहुँचे हो? टांगे पर जनाब वहीद ने जवाब दिया। हमारा टांगा बाहर थाने की दीवार के साथ खड़ा है। ठीक है, आप तीनों बाहर बरामदे में जाकर बैठो, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ चलता हूँ। वो तीनों उठे और एक के बाद दीगरे मेरे कमरे से निकल गए। इसके बाद मैंने कांस्टेबल वसीम सेठी को अपने कमरे में बुला लिया और फिलपोर थाने से झोंक ज़मीन जाने की तैयारी का हुक्म दिया। वसीम एक समझदार और चाको चौबंद पुलिस एहलकार था और वो अक्सर मामलात की तफ्तीश में मेरे साथ रहा था। इस केस की रुदात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने थाने और गिरदोनवा के गांव देहात की जोग्राफियाई कैफियत को मुख्तसरन बयान करना ज़रूरी समझता हूँ ताकि दौरान मुताला आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। मेरा थाना उस्मानाबाद नामी एक कस्बे की हुदूद में सड़क के किनारे वाक़ था। उस्मानाबाद के इख्तिताम पर वो नहर बहती थी जिसमें से किसी खूबसूरत औरत की लाश बरामद हुई थी। यूँ समझें कि उस्मानाबाद नामी वो कस्बा नहर और सड़क के दरमियान आबाद था। इसी तरह झोंक ज़मीन, अहमदनगर और जमालकोट भी इसी नहर और सड़क के बीच वाक़ थे। मज़कूरा नहर मशरिक़ से मग़रिब की सिमत रवां दवां थी, जिसकी दूसरी जानिब यानी शुमाली सिमत खेतों का वसी और इस सिलसिला तहत निगाह फैला हुआ था। गोया मुतज़क्करा बाला गांव देहात नहर के जुनूब में वाक़ थे, जिनके बाद वो सड़क थी जिसके किनारे पर मेरा थाना था। ये तमाम गांव मेरे थाने की हुदूद में आते थे। उस्मानाबाद से मशरिक़ में 2 मील के फासले पर अहमदनगर था, जबकि मग़रिब में 3 मील के फासले पर झोंक ज़मीन, 5 मील के फासले पर जमालकोट वाक़ था। यानी झोंक ज़मीन और जमालकोट में 2 मील का फासला था। इसी तरह अगर अहमदनगर से जमालकोट की दूरी नापना मकसूद हो तो वो 7 मील बनती थी। जब मैं जाय बकुआ पर पहुंचा तो धुंध छटना शुरू हो गई थी। कांस्टेबल सेठी भी मेरे साथ था। इस वक्त लगभग दिन के 11 बजे होंगे। हम लोग टांगे में से उतरे और अल्लाह दिता मचेरे की रहनुमाई में नहर के अंदर उतर गए। नहर के दोनों किनारे खुश्क थे और पानी गोया नहर के पेट में रवां दवां था। तमाम इसके बहाव में अच्छी खासी तेज़ी पाई जाती थी। अल्लाह देता मुझे उस मकाम पर ले आया जहाँ उसके जाल में एक औरत की लाश लिपटी पड़ी थी। बकुआ पर कमोबेश दर्जन भर अफराद जमा थे। मैंने सबको पीछे हटाया और बकुआ से दूर रहने का हुक्म दिया। फिर मैं मज़कूरा लाश के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। मेरे हुक्म पर सबसे पहले इस औरत की लाश को जाल से निकालकर नहर के किनारे एक चादर पर डाल दिया गया था। वो दिलकश नकूश की मालिक एक खूबसूरत औरत थी। उम्र 30 के आसपास रही होगी। पस्ता कामत और जिस्म भरा भरा, रंगत गंदुमी, मगर इस वक्त वो बदनसीब ज़िंदगी की रानाई से बहुत दूर मौत की आगोश में सर रखे दायमी अपनी नींद सो रही थी। मकतूला के बदन पर कोई ख़ास नौइयत का गर्म कपड़ा नज़र नहीं आ रहा था, जैसा कि मौसम की मुनासबत से होना चाहिए था। उसने फलालेन की फूलदार कमीज़ ज़ेबतन कर रखी थी जिसमें फूलों का रंग सुर्ख था। शलवार भी सुर्ख रंग के कॉटन की थी। दिलचस्प बात यह कि वो पाँव से नंगी थी। या तो उसके पाँव में कोई जूता था ही नहीं या फिर नहर में बहने के दौरान में उसके पाँव से जूता निकल गया था। इसी तरह उसका दुपट्टा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं उकड़ू बैठकर लाश का तफसीली मुआयना करने लगा। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस बदनसीब को गला घोंट कर मौत के घाट उतारा गया है। बल्कि मकतूला की गर्दन पर मुझे ऐसे आसार मिले थे जिनसे जाहिर होता था कि 2 मजबूत हाथों ने काफ़ी देर तक इस गर्दन को उंगलियों के शिकंजे में जकड़े रखा होगा और सांस की आमदोरफ्त मुनक़ता होने के बायस उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया था। मकतूला के बाजुओं के जायजे से पता चला कि इसने ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दौरान में हद्दुल इम्कान मज़ाहमत भी की थी, जिसके नतीजे में इसकी चूड़ियाँ टूटने से कलाइयाँ ज़ख्मी हो गई थीं। लाश के मुआयने से फारिग होने के बाद मैंने मौके पर मौजूद लोगों से मुत्तइद सवालात किए, लेकिन कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। इनमें से कोई भी इस मुर्दा औरत को नहीं जानता था, बल्कि इनका मुतफ़क्का फतवा यही था कि वो औरत झोंक ज़मीन की रहने वाली नहीं थी। गोया उसकी शनाख्त का मामला एक मुअम्मा बनकर रह गया था। मैंने एक और चादर मंगवाकर लाश के ऊपर डलवा दी और मछेरे अल्लाह देता से पूछगछ करने लगा, लेकिन इससे कोई नई बात मालूम न हो सकी। वो जो जानता था मुझे पहले ही बता चुका था। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई मुश्किल पेश न आई कि अल्लाह देता दरोग गोई से काम नहीं ले रहा था। झोंक ज़मीन
और जमाल कोट के दरमियान नहर पर एक पुल बना हुआ था जो झोंक ज़मीन के बहुत करीब था। इसी पुल के नीचे अल्लादित्ता ने अपना जाल नहर के पानी में डाल रखा था ताकि मैंने पहले बताया है कि मज़कूरा नहर का बहाव मशरिक़ से मग़रिब की सिमत में था और हालत व वाक़ियात के मुताबिक इस नामालूम औरत की लाश इसी नहर के पानी में बहकर अल्लादित्ता के जाल तक पहुंची थी। लिहाजा इस बात के इम्कानात सिफ़र थे कि वो बदनसीब औरत जमाल कोट से बहकर झोंक ज़मीन पहुंची होगी। झोंक ज़मीन की मशरक़ी सिमत 3 मील के फासले पर उस्मानाबाद वाक़ था, जहाँ मेरा थाना भी था। उस्मानाबाद के मशरिक़ में 2 मील की दूरी पर अहमदनगर नामी गांव था। इम्कान इसी बात का था कि वो औरत या तो उस्मानाबाद से ताल्लुक़ रखती थी या फिर अहमदनगर से। मैं इस इलाके का थानेदार ज़रूर था, मगर ज़ाहिर है इन गांव देहात में बसने वाले एक एक शख्स का सूरत आशना नहीं था। खुसूसन औरतों के हवाले से तो ये और भी नामुमकिन था। सच्ची बात तो यह है कि मैंने इस नामालूम मकतूला औरत को इससे पहले कभी और कहीं नहीं देखा था। जाए वक़ुआ की ज़रूरी कार्रवाई और वहाँ मौजूद लोगों के बयानात से मैं इसी नतीजे पर पहुँचा था कि मकतूला झोंक ज़मीन की रहने वाली नहीं थी और यह कि इनमें से कोई भी इसकी मौत के हवाले से कुछ नहीं जानता था। मैं जिस टांगे पर सवार होकर थाने से जाए वक़ुआ तक पहुँचा था, इस औरत की लाश को इसी टांगे के अगले हिस्से में सीट के नीचे पाँव रखने वाली खाली जगह पर रख दिया और खुद टांगे के अकवी हिस्से में सवार होने का इरादा कर ही रहा था कि पता चला चौधरी फरमान अली घोड़े पर सवार वहां पहुंच गया है। मुझे मजबूरन थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। चौधरी फरमान अली एक अधेड़ उम्र और उम्दा शख्सियत का मालिक था। इसका बाप चौधरी कुर्बान अली और दादा चौधरी ज़ामिन बड़े रौबदार और जाहो जलाल वाले चौधरी गुजरे थे। झोंक ज़मीन चौधरी फरमान अली के दादा के नाम पर था। चौधरी फरमान अली अपने 2 हवारियों के हमरा मौके पर पहुंचा और घोड़े से उतरने के बाद सीधा मेरी तरफ आया। हमारे दरमियान गर्मजोश मुसाफे के बाद रस्मी अलेक सलेक हुई। फिर वो असल मौजू की तरफ आते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मलिक साहब, मैं सुबह यहाँ एक चक्कर लगा कर गया हूँ। जब मुझे पता चला था कि नहर में से किसी औरत की लाश बरामद हुई है तो मैं पहली फुर्सत में यहाँ पहुँच गया था और मैंने ही वहीद को इस वाक़े की इत्तला देने आपके पास भेजा था। जी हाँ, आपके बंदे ने मुझे इस बारे में बताया था, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, चौधरी साहब, ये तो तय हो गया कि ये बदनसीब औरत आपके गांव से ताल्लुक़ नहीं रखती। आप इसके बारे में और इसकी नागहानी मौत के बारे में क्या कहेंगे? चंद लम्हात सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मलिक साहब, ये बात दुरुस्त है कि ये औरत झोंक ज़मीन की रहने वाली नहीं और यहाँ का कोई बंदा इसे जानता भी नहीं। ये भयानक हकीकत है कि ये नहर के पानी में बहते हुए अल्लादित्ता के जाल तक पहुँची है। मैं समझता हूँ कि ये पीछे के किसी गाँव से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि उस्मानाबाद या अहमदनगर या इससे भी पीछे वाक़े किसी और गांव से। अगर आप नहर के बहाव को जहन में रखते हुए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्द किसी हतमी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। और जहां तक इसकी मौत का ताल्लुक़ है, लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मेरे ख्याल में इस औरत ने अपने घरेलू हालात से तंग आकर नहर में कूदकर खुदकुशी की है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा चौधरी साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए खासे मजबूत लहजे में कहा। क्या मतलब थानेदार साहब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मलिक साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ सका। चौधरी साहब, मैंने इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा, ये खुदकुशी वाला मामला नहीं है। फिर उसकी हैरत दो चंद हो गई। मुझे इस बात का यकीन है कि इस औरत को कत्ल करने के बाद नहर में फेंका गया है। आप इतनी बड़ी बात किस बिना पर कह रहे हैं? इसकी हैरत और उलझन तशवीश में बदल गई। इस बिना पर के, मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, मैंने बड़ी तवज्जो के साथ इस बदकिस्मत औरत की गर्दन का मुआयना किया है। वहाँ पर गला घोटने के बड़े वाज़ेह आसार मौजूद हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रही सही कसर निकाल देगी। ओह! उसने एक गहरी तशवीश भरी सांस खारिज की और बोला, मैंने सुबह इतनी बारीक बीनी से लाश का जायज़ा नहीं लिया था। आप इधर आएँ। मैंने इसे इशारा किया और टांगे के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हुए कहा, मैं दिखाता हूँ आपको। अगले 2-3 मिनट में मैंने चादर उठाकर चौधरी फरमान अली को नामालूम लाश की गर्दन का दीदार कराया। वो बड़ी गहरी नज़र से गर्दन का मुआयना करने के बाद तशवीश भरे अंदाज में बोला, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब।
मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस बदकिस्मत को किस जालिम ने गला दबा के मौत के घाट उतारा होगा। इस जालिम की तलाश का सवाल तो बाद में पैदा होगा चौधरी साहब, मैंने ठोस अंदाज में कहा। मेरे नज़दीक सबसे पहला काम तो मकतूला की शनाख्त का है। जब तक मालूम ना हो कि ये है कौन, इसके कातिल तक रहनुमाई मुमकिन नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप झोंक ज़मीन से मशरिक की सिमत पाए जाने वाले गांव, यानी जिधर से ये नहर बहती हुई आ रही है, इन्हें चेक करें तो इस औरत के पते ठिकाने का सुराग मिल जाएगा। मैं यही करने जा रहा हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। अगर इस सिलसिले में कहीं मेरी मदद या ताउन की ज़रूरत पेश आए तो ज़रूर बताएं, वो दोस्ताना अंदाज में बोला। आपके काम आकर मुझे खुशी होगी। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, मैंने जल्दी से कहा। अगर वाकई मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं आपको ज़रूर ज़हमत दूंगा। अलविदाई कलामात के बाद मैं कांस्टेबल वसीम सेठी के साथ टांगे के अकबी हिस्से में सवार हुआ और हमारा टांगा झोंक ज़मीन से उस्मानाबाद की जानिब रवाना हो गया। झोंक ज़मीन गाँव के अंदर से गुजर कर सड़क की जानिब आते हुए जगह जगह लोगों की टोलियां खड़ी दिखाई दीं। वो आपस में बातें कर रहे थे और इनकी नज़रें हमारे टांगे पर लगी हुई थीं। नहर से मिलने वाली नामालूम बदकिस्मत औरत की लाश की खबर पूरे झोंक ज़मीन में फैल चुकी थी, लिहाजा इस अमर के कभी इम्कानात थे कि वो लोग इस औरत के बारे में बातें कर रहे होंगे। जब हमारे टांगे ने मौजा झोंक ज़मीन को खैर बात कहा, इस वक्त धुंध मुकम्मल तौर पर छट चुकी थी और नर्म धीमी धीमी धूप चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती थी। करमदीन, मैंने टांगे के कोचवान को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से हमारा टांगा रवाना हुआ था जाए बकुआ से, मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि कोचवान कुछ बेचैन और बेकरार दिखाई देने लगा था, जबकि इस तरफ आते हुए इसकी ये कैफियत नहीं थी। कुछ नहीं जनाब, वो कतराए हुए अंदाज में बोला। बस बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है थानेदार साहब। कोचवान टांगे के बांस पर बैठा हुआ था। जब टांगा सवारियों से खचाखच भरा हुआ हो तो कोचवान बांस पर ही बैठा करता है, मगर इस वक्त हमारे साथ ऐसी सूरत हाल नहीं थी। मैं और सेठी टांगे की अकबी नशिस्त पर बैठे थे। अगली सीट बिल्कुल खाली थी। करमदीन अगर चाहता तो बड़े आराम से फैलकर इस सीट पर बैठ सकता था। वो बार बार गर्दन को मोड़कर सरासीमा निगाह से अगली नशिस्त और उसके सामने मौजूद खाली जगह को देख तो रहा था, मगर बांस से उठकर सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने उसके इस एहतराज या खौफ को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा था। इसी तनाजुर में मैंने से कहा, करमदीन, इंसान को अपने जैसे जिंदा इंसानों से डरने और मोहतात रहने की ज़रूरत होती है, लाशों या मुर्दा इंसानों से नहीं। जो गया सो गया। सरकार में डर तो नहीं रहा। वो अपनी आवाज़ में मसनूई मजबूती भरते हुए बोला। आपको मुगालता हुआ है। मुझे मुगालता नहीं हुआ करमदीन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं काफ़ी देर से तुम्हारा जायज़ा ले रहा हूँ। तुम इस खूबसूरत लाश की वजह से खासे सहमे हुए हो, जैसे ये अभी उठकर तुम्हें चुमड़ जाएगी, ठीक है ना? जनाब, वो थूक निकलते हुए बोला। आप रूहों और बदरूहों के वजूद से इनकार तो नहीं कर सकते ना? हाँ, बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। कोई नेक रूह हो या बदरूह, इसे किसी न किसी जिस्म की बहरहाल ज़रूरत होती है, लिहाजा इस शख्स के अंदर नेक रूह मौजूद हो तो वो नेक, और जिसके वजूद में कोई बदरूह समझ जाए वो बदकार होता है। अच्छा, अब डरो नहीं और यहाँ आके सीट पे बैठ के टांगा चलाओ। एक लम्हे के लिए वो गहरे तसब्बुर में दिखाई दिया, फिर उठकर टांगे के बांस पर से उठा और अगली सीट पर बराए जमान हो गया। मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, शाबाश करमदीन। वो मुतमईन और निडर नजर आने लगा। अब कांस्टेबल सेठी भी इस गुफ्तगू में शरीक हो गया था। वसीम सेठी का ताल्लुक मौजा उस्मानाबाद ही से था और जाए वकूआ पर मैंने नामालूम मकतूला औरत के बारे में उससे पूछा भी था। सेठी के मुताबिक वो औरत उस्मानाबाद की रहने वाली नहीं थी। यही सवाल मैंने कोचवान से भी किया, मगर कदरे मुख्तलिफ अंदाज में। करमदीन, इस लाश की वजह से अब तुम्हें खौफ तो महसूस नहीं हो रहा? नहीं जी, वो खासे मजबूत लहजे में बोला। बिल्कुल नहीं, मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे ये किसी सवारी का सामान हो। शाबाश, मैंने सताइशी लहजे में कहा। तुम भी तो उस्मानाबाद ही के रहने वाले हो ना करमदीन? जी सरकार, वो करारी अंदाज में बोला। मैं भी पीढ़ियों से यहीं रह रहा हूँ और मेरा ख़ानदान यहीं आबाद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा।
क्या ये बदनसीब औरत भी उस्मानाबाद ही की वसनीक है? नहीं, थानेदार साहब, वो बड़े वसूख से बोला। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस औरत का ताल्लुक हमारे गांव उस्मानाबाद से नहीं है। मगर तुम तो हर जगह की सवारियां उठाते होगे। मैंने कहा, कभी ये औरत तुम्हारे टांगे में बैठी हो? उसने बड़े एतमाद के साथ नफी में गर्दन हिला दी। थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहले नामालूम मकतूला औरत की लाश की शनाख्त के लिए अमली कोशिशें शुरू की। मैंने एक पुलिस एहलकार को भेजकर गांव के चंद मोतबर अफराद को बुलवा लिया। ये तमाम वो लोग थे जो साल हर साल से उस्मानाबाद के बासी थे और वहाँ के बच्चे बच्चे को अच्छी तरह जानते और पहचानते थे। अगर मकतूला औरत का ताल्लुक इसी गांव से होता तो वो यकीनन इसकी शनाख्त कर लेते। वैसे तो मैं वसीम सेठी और कोतवाल करमदीन के बयानात से पूरी तरह मुतमईन था, लेकिन फ़र्ज और कानून के तकाज़े निभाना भी बहुत ज़रूरी था। आइंदा 1 घंटे के अंदर ये मरहला भी गुजर गया, जिसका नतीजा मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बरामद हुआ था, यानी इस बदनसीब औरत का उस्मानाबाद से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। इसकी शनाख्ती परेड से मुझे एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये तो तय हो गया था कि वो औरत उस्मानाबाद की रहने वाली नहीं थी। इसके साथ ही फरीद अहमद नामी एक शख्स ने बड़े सनसनीखेज इंकशाफ भी किया था, जो मेरी तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोल के ज़ख़ीरे से कम नहीं था। फरीद अहमद की उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। वो उस्मानाबाद ही का बासी था। जब उसने मकतूला की लाश का जायज़ा लिया तो चौंक उठा। उसके चेहरे और आंखों में शनासाई की चमक पैदा हुई। मैं चूँकि इन लम्हात में फरीद के तासुरात को बगौर देख रहा था, लिहाजा मैंने सरसराते हुए लहजे में उससे सवाल किया, क्या हुआ फरीद? तुम इस तरह क्यों चौंके हो? क्या तुम इस औरत को जानते हो? मेरे पेदर पे सवालात के जवाब में उसने कहा कि जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इस औरत को देख रखा है। कहाँ? क्या उस्मानाबाद में? मैंने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया। नहीं नहीं, उस्मानाबाद से बाहर। बाहर कहाँ? मुझे याद आ गया। वो अपनी पेशानी को मसलते हुए बोला, ये अहमदनगर की रहने वाली है। अहमदनगर उस्मानाबाद की मशरक़ी सिमत 2 मील के फासले पर वाक़ था और नहर भी इसी तरफ से आ रही थी, यानी नहर के पानी का बहाव मशरिक़ से मग़रिब की जानिब था। ये मुमकिन नज़र आता था कि वो अहमदनगर से पानी के साथ बहकर झोंक ज़मीन पहुँची हो और फिर अलदता मछेरे के जाल में फंस गई हो। फरीद, मैंने शनाख्त करने वाले नौजवान की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि इस औरत का ताल्लुक अहमदनगर ही से है? क्या तुमने इसे वहाँ देखा है? जी हाँ, मुझे पक्का यकीन है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने इसे अहमदनगर ही में देखा है। फिर तो तुम इसके नाम और पते से भी वाकिफ़ होगे। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हें मालूम होगा ये अहमदनगर में किसके घर में रहती थी। इसके नाम के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, वो लाश की जानिब इशारा करते हुए बोला। अलबत्ता ये पता है कि ये औरत आपा सुगरा के पड़ोस में रहती है। मेरा मतलब है कि रहती थी। आपा सुगरा? मैंने सवालिया नज़र से देखा, ये कौन है? आपा सुगरा मेरी बड़ी बहन है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। उसकी शादी उधर अहमदनगर में हुई है और वो अहमदनगर ही में अपने बच्चों और शौहर के साथ रहती है। मैं कभी कभी आपा सुगरा से मिलने चला जाता हूँ। तो तुमने इस बदनसीब औरत को अपनी आपा सुगरा के पड़ोस में देखा था? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा। और तुम्हें यकीन है कि ये वहीं रहती थी? जी बिल्कुल, वो कतईयत से बोला। उसका घर वाला लकड़ी का काम करता है, शायद उसका नाम याकूब तरखान है। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। फरीद, तुम अभी और इसी वक्त एक एहलकार के साथ अहमदनगर रवाना हो जाओ और फ़ौरन से पेशतर याकूब तरखान को लेकर वापस आ जाओ। जो हुक्म जनाब का, वो फरमाबरदारी से बोला। अगले 15 मिनट में मैंने कांस्टेबल आसिफ अली को फरीद अहमद की संगत में एक टांगे पर सवार करा के अहमदनगर की जानिब रवाना कर दिया और ख़ुद अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में हवलदार रुस्तम खान भी मेरे पास आ गया और हमारे दरमियान इसी नामालूम मकतूला औरत के हवाले से गुफ्तगू होने लगी। मेरे नज़दीक मकतूल की शनाख्त एक बहुत बड़ी कामयाबी है मलिक साहब, रुस्तम खान ने गहरी संजीदगी से कहा। तुम ठीक कहते हो रुस्तम, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई, मगर मैं समझता हूँ कि ये शनाख्त अभी अधूरी है। अधूरी शनाख्त? वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं समझा नहीं मलिक साहब। जब फरीद अहमद ने तस्दीक की है कि ये औरत इसकी सुगरा आपा की पड़ोसन है, तो फिर किसी शक व शुबे की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? शक व शुबे की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद रहती है रुस्तम खान।
میں نے सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, आंख बड़ी अजीब शय है, ये अक्सर धोखा भी खा जाती है। हो सकता है फरीद जिस औरत का जिक्र कर रहा है इसकी शक्ल इस मकतूला औरत से मिलती जुलती हो, ये नामुमकिन तो नहीं है। फरीद को मुगालता भी तो हो सकता है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, जब तक याकूब तरखान यहाँ आकर इस बात की तस्दीक ना कर दे कि ये औरत उसकी बीवी है, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, असल शनाख्त तो इसका घर वाला ही कर सकता है।